नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अनेक चर्चित मुद्दों पर चर्चा करते हैं और आज का हमारा मुद्दा है हिंदी के बढ़ते कदम। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है और इसका महत्व दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। हिंदी के विकास और प्रसार के साथ ही हिंदी के बढ़ते कदम भाषा, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में नए और स्थायी मील के पत्थरों की ओर बढ़ रहे हैं। हिंदी के बढ़ते कदम और इसके महत्व को समझेंगे आज हम कि क्यों हमारे समाज और संस्कृति के लिए यह महत्वपूर्ण है, और इसके प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं श्री बीरेन पांडे जी। आप भाषाविद, स्तंभकार हैं तथा मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कार्यरत हैं। आपने राजभाषा कार्यान्वयन दिग्दर्शिका के लेखक भी हैं। बीरेन जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत। स्वतंत्रता प्राप्ति में हिंदी का क्या योगदान है? मीनाक्षी जी, मैं स्वतंत्रता संग्राम को मैं याद करूं जी, तो बंगाल से बंकिम दा वंदे मातरम लिखते हैं जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन की रचना करते हैं। पूज्य बापू जब दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए जी, तो मूल रूप से वो गुजराती थे और गुजराती होने के बावजूद कौन सी भाषा में भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में उन्हें भाग लेना है, ये वो तय करते हैं। और चंपारण से जब वो शुरुआत करते हैं तो करो या मरो या अनेक प्रकार की जो आंदोलन शुरू करते हैं, उसकी भाषा के रूप में देखेंगे तो भाषा वो हिंदी ही होती है। जी, या सुभाष चंद्र बोस की बात कर ले तो तुम मुझे आज़ादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भाषा के रूप में क्या है? तो हिंदी ही है। जी, ऐसे ही मराठी होने के बावजूद लोकमान्य तिलक क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भाषा के रूप में फिर से कौन सी है? तो हिंदी है। अर्थात जन भाषा के रूप में इस राष्ट्र में एक बड़े समूह का नेतृत्व करना है, तो सबका एक मान्य था। जी, ऐसे ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी के रूप में कहा जाता है, जब वो कमिश्नर के रूप में तमिलनाडु में रहते हैं जी, तो वहाँ के स्कूलों में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। और यहीं तक नहीं, महाभारत और गीता, रामायण, इनकी भाषाओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद के साथ साथ हिंदी में भी करके वहां पढ़ाई करवाते हैं। तो पूरे भारत के जो उस समय के तत्कालीन लीडरशिप थी, नेतृत्वकर्ता जो थे, वो हिंदी को ही जन भाषा के रूप में स्थापित करते हैं और हिंदी को ही वो मानते हैं कि हिंदी में ही हम पूरे समाज को एकजुट करके इस राष्ट्र के जो तत्व है जिसमें एकता समाहित है, उसको लेकर हम चलेंगे और स्वतंत्रता प्राप्ति होगी। ये हिंदी का एक बड़ा योगदान के रूप में हम दे सकते हैं कि सबने माना। यहाँ तक कि इनकलाब की जो तराने गाए जा रहे थे बिस्मिल के, उस समय हिंदी में चल रहे थे। पश्चिम बंगाल से लेके जो लोकप्रिय जितने भी नारे या गाने थे, वो सब सारे हिंदी में थे। जी, बिल्कुल। तो ये कह सकते हैं हम कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी का योगदान सर्वप्रथम का योगदान है। जी, बिल्कुल। एक हम हमेशा बात करते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा की। क्या है इसमें अंतर राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच? राष्ट्रभाषा की अगर बात करें तो राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए, ऐसा एक सबका मानना है कि वन नेशन वन लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जी। और उस राष्ट्रभाषा में राष्ट्र के सारे तत्व समाहित हो। राष्ट्र में जितने, राष्ट्र की एकजुटता के लिए, सामाजिकता के लिए, समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ते हुए जितने प्रकार के तत्व एक राष्ट्र में विद्यमान होना चाहिए, वो सारा एक राष्ट्रभाषा में होते। अब भारत के संदर्भ में अगर देखेंगे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान सभा में चर्चा हुई जी। और संविधान चर्चा में ये बात तय हुआ कि भारत में अभी राष्ट्रभाषा, एक भाषा को लेकर बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं और सभी भाषाओं में कुछ न कुछ अच्छी बातें, कुछ न कुछ समृद्धि की बातें, भारत की उन्नति की बातें हैं। तो उनको अभी एक रखते हुए भारत में एक राजभाषा की बात संविधान निर्माताओं ने एक व्यवस्था दी। तो राजभाषा अर्थात क्या? तो राजभाषा का मतलब राजकाज की भाषा है।
यानी सरकारी कार्यालयों में केंद्र के अधीन जितने भी कार्यालय हैं जी या उपक्रम हैं, उसमें राजकाज जो सरकारी कामकाज है वो सब कुछ उस हिंदी भाषा में होगी, वो होंगे। हिंदी उसकी भाषा होगी। राष्ट्रभाषा का अर्थ वही है जो सांस्कृतिक मूल्यों को एक सूत्र में पिरोता है, जी वो राष्ट्रभाषा है। अभी राष्ट्रभाषा के बारे में सरकार की कोई अपना एक राय नहीं है, इसलिए राष्ट्रभाषा लोग कहते रहते हैं कि हिंदी भी राष्ट्रभाषा, क्योंकि बहुतायत यानी दुनिया के चौथी ऐसी बड़ी भाषा बोली जाने वाली, बड़े भूभाग पे बोली जाने वाली, बड़ी संख्या में बोले जाने वाली है, इसलिए राष्ट्र के रूप में है, ऐसा लोग बोलते हैं। जी काफी अच्छे से समझाया वैसे आपने इसका अंतर, शुक्रिया। कार्यालय के काम में जो हिंदी में जो काम करते हैं तो उनमें किस तरह की कठिनाइयां आती हैं? देखिए, सरकार का अपना कहना है जी कि सरकारी कामकाज जो है जी वो हिंदी में ही होना है, जी परंतु जैसे मैं अपने जिस संस्थान में कार्य करता हूँ वो कार्य उसकी माध्यम जो है, शिक्षण का जो माध्यम है वो अंग्रेजी है। अच्छा, पठन पाठन का जो माध्यम है जी। वो अंग्रेजी है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि भारत एनआईटी कॉलेज जो होते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो होते हैं, वो राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस यानी राष्ट्रीय महत्व का कॉलेज है, और पूरे देश भर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं, अनेक भाषा भाषी होते हैं। बिल्कुल। तो फिर इनके माध्यम अभी भी, चाहे कारण जो भी रहा होगा, मैं उन पे चर्चा नहीं करना चाहता, राजनीतिक कारणों पे, कि शिक्षा क्या हिंदी में भी नहीं हो सकती, तो उसका प्रयास चल रहा है। लेकिन अभी चूंकि कि शिक्षा को पूरी तरह से हिंदी में नहीं किया गया, इस कारण से अभी जो सरकारी कार्यालयों में जो लोग आते हैं काम करने वाले, मुख्य रूप से एक प्रधानमंत्री जी ने अपने पंचप्रण में कहा ना कि कॉलोनियल माइंडसेट है, तो वो कॉलोनियल माइंडसेट, औपनिवेशिक माइंडसेट के कारण से अभी भी लोग अपने को एक थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हिंदी नहीं आती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो मैं समझ रही हूँ। हिंदी में वो कर सकते हैं और करना भी चाहिए, ऐसा संविधान में वर्णन है, और राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर हो रखा है उसमें कि अगर आप हिंदी में नहीं करते हैं तो एक राष्ट्रीय अपराध कर रहे होते हैं आप। अच्छा, तो करना जरूरी है। इसको लेकर तिमाही और छमाही केंद्र सरकार में रिपोर्ट जाती है हर कार्यालयों के माध्यम से कि हाँ, हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम कर रहे हैं, और उसके लेकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेटा भी दी जाती है कि हमने इतने पत्रावली हिंदी में किया है। जबकि सरकार तो ये कहती है कि 100% जो आपकी पत्रावली है, जो कामकाज है, वो 100% आप हिंदी में करिए। और खास करके उन क्षेत्रों को कहा गया जो सरकार ने क ख ग ये 3 क्षेत्रों में पूरे देश को बांटा है। क क्षेत्र में हम बैठे हैं, अच्छा, जो मूल रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र है, और यहाँ तो हर संस्थान को, चाहे वो इंग्लिश में ही क्यों ना हो, अंग्रेजी में क्यों ना हो, उनको 100% करना है, अनिवार्य है। अच्छा, तो सरकारी कार्यालयों में एक माइंडसेट की दिक्कत है कि वो चाहते तो इस काम को और आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी भावना संविधान के प्रति सकारात्मकता के साथ व्यक्त कर सकते हैं। उनको व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझकर अगर वो करेंगे तो इतनी मुश्किलें नहीं आएंगी मेरे ख्याल, कि जहां चाह वहां रहा वाली बात होती है। ऐसे सरकार के माध्यम से जो ये गृह मंत्रालय इस काम को देखता है, अनेक प्रकार के प्रशिक्षण हो रहे हैं समय समय पे। एक अलग से प्रशिक्षण, केंद्रीय हिंदी संस्थान प्रशिक्षण संस्थान अलग से बनाया गया, जो सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए पूरे वर्ष तत्पर हैं। साथ में अनेक प्रकार की शब्दावलियां निर्माण हो गई हैं, जो अंग्रेजी की क्या शब्दावली हो सकती है, नोटिंग ड्राफ्टिंग के संदर्भ में क्या, इसको हिंदी में कैसे हम लिख सकते हैं, ये सब कुछ है। हमने भी एक किताब जो लिखी, राजभाषा कार्यान्वयन दिग्दर्शिका, इसमें भी हमने अपने कार्यालय में जितने प्रकार की हिंदी की जरूरत है वो सब कुछ इसमें दे दिया। अब चाहिए विल पावर, एक इच्छा शक्ति कि हम हिंदी में भी वैसा ही कर सकते जैसा प्रधानमंत्री जी करते हैं, कि वो देश के किसी भी मंचों पे, अंतर्राष्ट्रीय किसी भी मंचों पे प्रखरता से हिंदी में अपनी बात को रखते हैं। आपने सही कहा, ये सब माइंडसेट आपने कैसा अपना दिमाग में सोच रखा है, सब कुछ उसी पे ही निर्भर करता है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब मैं बात करना चाहूंगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा को लेकर जो बातें कही गई हैं, जी, उसके संदर्भ में मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पैरा नंबर 14.4.2 में सरकार ने बिंदु क्रमांक अंग पर ये कहा
जी। कि उच्च गुणवत्ता युक्त ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों का निर्माण विकास भारतीय भाषाओं के साथ साथ द्विभाषा रूप में कराएंगे, अच्छा। बाई लैंग्वेज के रूप में। तो उन्होंने ये कहा, उसमें व्यवस्था दी है कि भारतीय भाषाओं को मजबूत करिए, जी। जितने भी भारतीय भाषाएं हैं उनको मजबूती से उनमें पठन पाठन शिक्षा, और सबसे बड़ी बात आएगी कि जो किताबें हैं जी। उनको हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करने की। अच्छा। क्योंकि ऐसी मांग है कि एक लेवल तक तो हम हिंदी में पढ़ा सकते जी। हैं, लेकिन ऊपर के क्लासेस की जो वर्गों की जो किताबें हैं जी। वो हिंदी में अनुपलब्ध है। जी। जी। लेकिन बड़ी आनंद के साथ हम कह सकते हैं कि AICT ने, जो तकनीकी शिक्षण संस्थान का उच्च बॉडी है, जी। उसने बहुत सारे विषयों के जो पाठ्यक्रम है और जी। किताबें हैं जी। उनको उन्होंने लगभग 8 से 12 ऐसे विषयों के, जैसे उसमें मैनेजमेंट कह सकती हैं आप, अभियांत्रिकी कह सकती हैं, मेडिकल चिकित्सा विभाग के कह सकते हैं, इनके सबके लगभग लगभग किताबें उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, अनुवाद कर दिया बड़ी है। खुशी की और बात है। अभी हाल ही में पिछले वर्ष की बात है, जी। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ की चिकित्सा का जो पढ़ाई है, चिकित्सा की जो पढ़ाई है मेडिकल की वो जो हिंदी में करिए। शुरुआत की है। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे लोग शुरुआत कर रहे हैं। जी। तो ये आनंद का विषय है जी। कि हम कर सकते हैं। और ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब आई है जी। उसमें प्रखरता से कहा गया कि आप तमिलनाडु में बैठे हैं जी। तो ठीक है, आप अंग्रेजी को छोड़कर आप अपने यहाँ की भाषा में, बिल्कुल, यानी क्षेत्रीय अपनी भाषा जो है मातृभाषा वहाँ में की, हाँ, पढ़ाई कराइए बच्चों को। पढ़ाई कराइए। क्योंकि सभी वैज्ञानिक रिपोर्ट यही कहते हैं जी। कि सपने किस भाषा में आते हैं। जी बिल्कुल। हम जिस मातृभाषा के रहते हैं जी बिल्कुल। उसी भाषा में हमारे सपने आते हैं। तो सपनों में जिस प्रकार के एक अवधारणा संरचना हम बुन रहे होते हैं, जी। वैसे ही सपना हम पाठ्यक्रम में रखें। बिल्कुल कि आप तो वो सोचते किस भाषा में है, ये किस भी एक भाषा में बड़ी सोचते बात हैं, है। जी बिल्कुल। और वो सबसे ज्यादा ग्राह्य है। बिल्कुल ठीक बात है। डब्बे के दूध में और माँ के दूध में कितना फर्क फर्क होता है। है, जी। वैसे ही ये विषय है। क्योंकि एक पूरा बनावट एक बालक के मन में एक पूरा बनावट जिस प्रकार के जिस भाषा में आपको देना है वो वही भाषा होनी चाहिए जो दैनंदिनी जीवन में वो अपना रहा होता है। जी बिल्कुल। वो ट्रांसलेट न करे अपने कॉन्सेप्ट्स को, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने वो बात सीधे सीधे ग्राह्य करे। जी 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 बिल्कुल ये ठीक बात। हिंदी के विषय में संविधान में क्या चर्चा हुई है? दो बातें इसमें मैं बताना चाहूंगा। जी। दो महत्वपूर्ण जो मैं इसको नोट करके भी लाया था जी। कि वैसे हमने पुस्तक में भी इसको दिया है जी। कि अनुच्छेद 343 से 351 जी। ये राजभाषा के रूप में जी। चर्चा हुई। जी। और बाद में ये जो संसदीय समिति ने, जो संसदीय राजभाषा समिति ने भी उसको जारी किया कि जो संसद भवन में जब इसके बारे में चर्चा हो रही थी जी। संविधान में, संविधान सभा में, कि भारत की क्या भाषा होनी चाहिए। देखिए, अभिव्यक्ति किसी भी संस्कृति को अभिव्यक्त करने के लिए, जी। उसको बताने के लिए मैथिली शरण जी का है ना कि अगर कोई भाषा न हो तो संस्कृति और वो राष्ट्र गूंगी होगी। तो अपनी राष्ट्र की बताने के लिए और उसको दुनिया को दिखाने के लिए कोई ना कोई एक भाषा का होना बहुत जरूरी है। जी। तो भाषा क्या हो, भारत स्वतंत्र हो गया है जी। तो अनेक लोगों ने अनेक प्रकार की बात की। सौभाग्य की बात है हिंदी के लेकर कि हिंदी के पक्ष में वो लोग थे जो गैर हिंदी भाषी थे। अच्छा। गोपाल स्वामी अयंगार, अच्छा। KM मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी, स्वयं गुजराती थे महात्मा गांधी, जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार भगत सिंह, ये इतने ऐसे लोग हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, जी। ऐसे लोग हैं जो संविधान सभा से पहले और संविधान सभा के अंदर चर्चाओं में जी। हिंदी के सपोर्ट कर रहे थे, हिंदी को सहयोग कर रहे थे कि भारत में अगर भाषा के रूप में कोई होना चाहिए तो हिंदी होनी चाहिए। तो ये भारत हमारे लिए बड़ा एक सौभाग्य का विषय है कि हिंदी के उन लोगों ने वकालत करी संविधान सभा की चर्चा में जो गैर हिंदी भाषी थे। जी।
और उन्होंने फिर जब उनकी चर्चाओं के बाद 278 पेज में हिंदी में भाषा को लेकर एक पूरा बृहद संकलन प्रकाशित हुआ और वो 343 से लेकर 351 तक ऐसे अनुच्छेद में राजभाषा को लेकर बहुत सारी बातें हैं और उसको राष्ट्रपति जी ने बाद में अनुमोदित किया और फिर देश के कार्यालयों में इसको लागू कर दिया गया कि भारत की भाषा क्या हो, तो वो राजभाषा वहां से निकल के आती है। जी बिल्कुल। अब मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आजकल जिस तरह से अंग्रेजी का बोलबाला है, नई जो पीढ़ी है, लिखते बोलते सोचते भी वो तो अंग्रेजी के अंदर ही है, तो ये ना चाहते हुए जो भी कहें, हम खुद भी इस सब चीज़ों के इसके बीच में रह रहे हैं, हमारे बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं, हम सब हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि किस तरह से आप कुछ सलाह दें, हमें बताएं कि युवा पीढ़ी को हम हिंदी के प्रति कैसे आकर्षित कर सकते हैं। एक बड़ा मीनाक्षी जी, एक बड़ा सहयोग की बात है जी कि ठीक है, हम पढ़ाई और जिस आप आयु वर्ग के लिए कह रहे हैं जी, अच्छा एक डॉक्टर बन जाएंगे तो किसके लिए काम करेंगे? तो ब्रिटेन में जाकर काम करेंगे, अमेरिका में जाकर करेंगे, तो 140 करोड़ आबादी के लिए काम करने वाले हैं। तो 140 करोड़ आबादी की जो जनता है वो किस भाषा को समझती है? जी। हमारी दवाओं का नाम या हमारे प्रिस्क्रिप्शन जो हम डिटेल्स लिखते हैं, जो हम सारी बातें लिखते हैं अपने सूची पर, लिस्ट पर, वो हमें सामान्य मानविकी को बताना है। जी। वो क्या भाषा समझती है, वो किस भाषा को जानती है। हमारी टेक्नोलॉजी या हमारे जो वैज्ञानिकता है, अनुसंधान है, शोध है, वो किसके लिए उपयोगी बनाना है फाइनली। आज एक मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि अभी चंद्रयान गया जी। इस चंद्रयान प्रोजेक्ट में जितने लोग लगे हैं इसको सफल बनाने में, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, उसमें 95%, यहाँ तक कि एस सोमनाथ जी भी, उनके पिताजी केरल के मलयाली व्यक्ति हैं लेकिन टीचर थे हिंदी के, केरल में रहने वाले, और वो खुद भी हिंदी में ही शुरू के कविताएं पढ़ते थे सोमनाथ जी। अच्छा। बाद में मलयाली उनका विषय हुआ क्योंकि स्कूल में सारे मलयाली थे, मित्र सारे मलयाली थे, तो वो थे। मेरा कहना यह है कि ये जितने भी वैज्ञानिक वहां काम कर रहे हैं, ये सबकी शुरुआत की पढ़ाई, शुरुआत की सारी संरचना अपने मातृभाषा में होती है जी। तो उनका ये अहमदाबाद में, या मैं ठीक से ध्यान नहीं आ रहा कि अब्दुल कलाम जी से पूछा गया कि आप अच्छे वैज्ञानिक, बच्चों का एक प्रश्न था ऐसे कैसे बन पाए, तो उन्होंने कहा मेरी जो प्रथम पढ़ाई हुई थी, शुरुआत की जो पढ़ाई थी वो मेरी मातृभाषा में हुई, तो मैं चीजों को ठीक से समझ पाया, मैं ट्रांसलेट करके नहीं समझा। कितनी अच्छी बात तो बताई उन्होंने। हाँ, तो मैं इसमें जोड़ना ये चाह रहा हूं कि हमारी ब्रांडिंग हमारे भाषा को लेकर या हमारी भूषा को लेके या फिर हमारे जो रोल मॉडल हैं वो किन भाषाओं में इन चर्चाओं को कर रहे हैं या किन भाषाओं में उन्होंने प्रसिद्धि पाई है, या हम जब पढ़ लेंगे तो किस मानविकी के लिए काम करने वाले हैं, ये हमारे महत्व का विषय होना चाहिए कि भाई अगर हम जिस भाषा में भी पढ़ाई कर ले लेकिन काम तो हमें अल्टीमेटली उन्हीं के लिए करना होगा, तो उस भाषा को आना हमें चाहिए। यहाँ पर यूं कहें तो हम माँ बाप की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है बचपन से ही, चाहे किसी भी मीडियम में आप अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, लेकिन बच्चों को हिंदी से, अपनी मातृभाषा से जोड़े रखना माँ बाप की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसकी शुरुआत, उसका बीज जो है वो बचपन से ही बोएं बच्चों के अंदर, कि चाहे आप कोई भी दुनिया की भाषा बोलो लेकिन अपनी भाषा को ना भूलें। एक मैं बात यहाँ आपके और जोड़ना चाहूंगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा जी या भारतीय नॉलेज सिस्टम जिसको इंग्लिश में कहते हैं जी, अगर व्यक्ति को वो पढ़ना हो, वो जानना हो जी, तो भारतीय भाषा को तो पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। आज की जो पीढ़ी है शायद इस बातों से, अब जैसे हमारा G20 हुआ, उसमें लिखा वन अर्थ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन नेशन जी, ये हमारे लिए नया विषय नहीं था। हमारे पूर्वजों ने तो कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा, और यही नहीं, यहाँ तक यत् किंचित जगत्याम जगत,
ईशावास्यमिदं सर्वम, यानी ये पूरा संसार ईश्वर का बनाया हुआ है और हम उसमें एक छोटे से पार्टिकल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये विषय अगर हमें समझना है तो कौन सी भाषा हमें समझनी होगी? हमारे बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को ये इन बातों को समझने के लिए कि ज्ञानम बिनु न किमपि साध्यम, कि ज्ञान के बगैर दुनिया का कोई साध्य, कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। ये बात अगर जाननी होगी तो भारतीय भाषाओं को तो जानना ही होगा। आप देखें, एक मैं आपके बातों से एक और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि मैथिली में जो विद्यापति लिखते हैं, विद्यापति की जो पंक्तियां मैथिली में लिखी जाती है, आज के समय के अनुसार जैसा संचार का माध्यम आज है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, अनेक प्रकार की चीजें उपलब्ध हैं, परंतु उस जमाने में तो नहीं था जी। तो विद्यापति के जो भाव हैं वही आसाम के शंकर देव के रचनाओं में मिलता है जी। कहाँ मिथिला, कहाँ शंकर देव आसाम। और ऐसे ही नरसिंह मेहता गुजरात जो लिखते हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराई जाने रे। और यही नहीं, दक्षिण के सुब्रमण्यम भारती कहते हैं कि भारत माता भले ही 22 भाषाएं बोलती हों, लेकिन उनकी भाव एक है, वो भाषाएं अलग अलग है लेकिन भाव एक है, हृदय एक है, एकात्मता एक है, ऐसी बात। और वो इसके लिए कहते हैं कि भारत जो है जैसे जिस प्रकार से सभी नदियों से बहते हुए अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सभी भाषाओं में बोलते हुए एक ही बात बोलते हैं, वो एकात्मता की है जी। बिल्कुल ऐसी यूनिटी की बात वो कहते हैं जी। तो ये सारी बातें अगर जाननी होगी तो युवा पीढ़ी को भारतीय भाषाओं का अध्ययन तो करना पड़ेगा जी। बिल्कुल। आपको यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारी जो जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत है, माँ बाप की है, सामाजिक स्तर पर भी है, स्कूल भी इसमें अपनी एक भूमिका निभाते हैं, जितने विद्यालय हैं। सरकार क्या इसके लिए कोई खास अभियान, कोई योजना कोई ऐसी है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए? सरकार के अनेक प्रकार के माध्यम हैं, जिस प्रकार एक तो स्वयं ही प्रधानमंत्री जी हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं, या गृह मंत्री जी स्वयं हैं कि ऐसा कहा जाता है कि मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैंने जो मीडिया के माध्यम से सुना है कि वो अपने मीटिंग्स में भी बड़े बड़े आईएएस अफसरों के बीच में भी हिंदी में ही बात करते हैं। और जो बाइडेन से भी मिलना हो या फिर G20 के संबोधन हो, वो हिंदी में ही बोलते हैं। तो एक ब्रांडिंग तो स्वयं प्रधानमंत्री जी अपने आप में, इसी को हम हिंदी के बढ़ते कदम कहेंगे। ये बढ़ते कदम कहेंगे कि वो प्रखरता से अपनी बात को हिंदी में रख रहे हैं, बिना किसी संकोच के रख रहे हैं। और एक बड़ा अच्छा लगता है मुझे जयशंकर जी को हिंदी में सुनते हुए कि इतने बड़े डिप्लोमेट्स जो 40 साल विदेशों में राजनीतिक संबंधों को तय करता है और वो हिंदी में जब बात रख रहे हैं, तो ये भी एक ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब हमने चर्चा की तो उसमें भी हिंदी की और भारतीय भाषाओं के संवर्धन, संरक्षण और उनके प्रोत्साहन के बारे में बातचीत हुई है। साथ ही और भी ऐसे, जैसे हम हिंदी पखवाड़े में अभी बातचीत के लिए आए हैं, सभी संस्थानों में इस हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ऐसे ही भारतीय भाषा और उसके संवर्धन, संरक्षण के लिए सरकार विभिन्न माध्यमों से पत्र भी लिखती है, आग्रह भी कर रही है कि उनके संरक्षण की बात की जाए, उनके संवर्धन की बात की जाए। तो अनेक प्रकार के अच्छा, ऑफिशियली काम में भी हिंदी सहयोगी बने, इसके लिए सीडेक एक भारत सरकार की संस्थान है। वो अनेक प्रकार के टेक्नोलॉजी भी निर्माण कर रहा है। कुछ सालों पहले गूगल से आग्रह हुआ तो गूगल ने, आप देखेंगे गूगल ने भी भारतीय भाषाओं में कन्वर्जन की ऐसी सुविधा दे दी है कि एक तकनीकी ऐसी विकसित की कि आप चाहे किसी भाषा में लिख लीजिए और उसको भारत के किसी और भाषा में आपको ट्रांसलेट करना हो तो कर सकता है। ऐसे भारत सरकार ने एक कंठस्थ 2.2 अभी लॉन्च किया है, तो उसमें भी आप बहुत सारे सहयोग, बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी का हिंदी में आप ऑफिशियल काम को आसानी से उस माध्यम से कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं चाहूंगी कार्यक्रम के अंत में आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदी के कदमों को बढ़ाने के लिए, और बढ़ते ही जाएं? मैं इतना कहना चाहूंगा
कि जिन माध्यमों से भारत की जो पहचान दुनिया में हुई, जी वो भारत की भाषा, जी भारत की भूषा, जी। भारत की भेष, जी। भवन, भोजन, जी और इन बातों को लेकर दुनिया ने हमें पहचाना। जी उस पहचान को हमें और आगे बढ़ाना है। जी और एक पूजनीय अटल जी कहा करते थे जी कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, जी आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों को विघ्नों ने घेरा, नौ दधीची की हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। बहुत ही तो खूबसूरत। हम हिंदी को और आगे बढ़ाएं, उसके प्रोत्साहन, उसके विकास, उसके संवर्धन के लेकर आगे बढ़ें, जी और भारतीय तकनीकी को, भारतीय रिसर्च को, भारतीय अध्ययन अध्यापन को भारतीय भाषाओं में करें, इसको लेकर आगे बढ़ें। तो भारत निश्चित रूप से जो पंच प्रण में लक्ष्य रखा प्रधानमंत्री जी ने, और जी। जिस प्रकार के भारत वो अमृत काल में बनाना चाहते हैं, उन लक्ष्य को हम पालेंगे। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया युवा पीढ़ी को। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इसके लिए। और दर्शकों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।